छात्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑन ऑफ 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। इसमें हम लोगों का आज का चैप्टर होगा डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। यह चैप्टर पूर्व से चला आ रहा है। पिछले क्लास में भी मैंने कहा था कि इसे हमने पार्ट में बांट करके इसको लिखा है और मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। इसके प्रत्येक पहलुओं पर हम लोग ध्यान देंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा जो की थी वह था कि 80C के अंतर्गत जो कटौती दी जाती है एक व्यक्ति की दशा में, इंडिविजुअल, उस पर हमने चर्चा किया था कि एक इंडिविजुअल को क्या क्या डिडक्शन प्राप्त होता है। उसी क्रम में आज हम लोग इस दूसरे क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की दशा में कौन कौन सी कटौती दी जाती है। यही हमारा आज का चर्चा का विषय होगा। तो जैसा कि हम लोग इसकी भूमिका के रूप में यह ध्यान दें कि पूर्व में हमने कहा था आपको कि 80 इनकम टैक्स एक्ट के जो 80 जो सेक्शन है उसके अंतर्गत सारी कटौतियों का वर्णन है। इसमें 80C की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि एक तो उसमें हुआ कि इंडिविजुअल्स को किस किस प्रकार की कटौती दी जाएगी। अब आज हम लोग वही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की चर्चा। तो इसमें पहला है कि परिवार के किसी सदस्य के जीवन बीमा के संबंध में चुकाई गई प्रीमियम की राशि। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है कि एक ही परिवार में बहुत से लोग रहते हैं, परिवार के कई सदस्य रहते हैं। तो उसमें अगर जो है किसी व्यक्ति के का जीवन बीमा प्रीमियम अगर दिया जाता हो अर्थात उसकी पॉलिसी ली गई हो और उसका प्रीमियम चुकाया जाता है, तो वैसी स्थिति में जो है किस प्रकार कटौती प्राप्त होगी, इसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें है कि परिवार के किसी सदस्य के जीवन बीमा के संबंध में चुकाई गई प्रीमियम की राशि जो है 31/3/2012 तक ली गई पॉलिसी की दशा में बीमित रकम के 20%। हम लोगों ने इंडिविजुअल में भी यही चर्चा की थी कि 31/3/12 में एक नया अध्यादेश लागू किया गया, एक अधिनियम में संशोधन हुआ और इसमें जो है किया गया है कि नहीं, जो भी पॉलिसी की दशा में बीमित रकम, अर्थात बीमित रकम का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग 1 लाख का बीमा कराते हैं, 2 लाख का बीमा कराते हैं, 3 लाख का, 4 लाख, 5 लाख, जो भी बीमा हम कराते हैं, जितने लाख का, 10, 20, 50 करोड़ों का भी हो सकता है। तो वैसी स्थिति में जो है जो बीमित राशि उसी को हम कहते हैं इंश्योर्ड अमाउंट। तो बीमित रकम के 20% और उसके अगर 31/3/12 के बाद ली गई पॉलिसी की दशा में बीमित रकम जो है, जो हमारी इंश्योर्ड जो हमारा अमाउंट है उसका 10% या प्रीमियम की रकम, दोनों में से जो कम हो वही जो है कटौती होगी, उसे ही हम शामिल करेंगे, उसी की कटौती प्राप्त होगी। अब सेक्शन यू में बताई गई असमर्थता, सेक्शन यू में कुछ असमर्थ बताया गया। मान लीजिए कोई बिल्कुल असमर्थ हो जाए, किसी तरह की बीमारी से जो है ग्रस्त हो, तो वैसी स्थिति क्या होगा, असमर्थता अथवा सेक्शन 80DDV के अंतर्गत बनाए गए नियमों में बताई गई विशिष्ट बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति की दशा में बीमित रकम का अधिकतम 15% प्रीमियम की कटौती प्रदान की जाएगी। अर्थात अगर कुछ विशेष परिस्थितियों में, जो कि 80U में बताया गया है, तो
या 80DDB में जिसका वर्णन है, तो अगर उस तरह की स्थिति में कोई वैसा असाध्य रोग हो तो उससे पीड़ित कोई व्यक्ति है और उसका बीमा कराया गया हो तो उसको जो है जो 10% की जो राशि है वह बढ़ करके 15% है प्रीमियम की, उस 15% की कटौती होती है। तो यह तो हो गया पहला। तब दूसरा है कि केंद्रीय सरकार की अधिसूचित प्रतिभूतियों में विनियोग अथवा अधिसूचित जमा योजना में जमा की गई राशि पर कटौती मिलती है। अर्थात अगर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो अधिसूचित हो, बस नोटिफाइड हो, उस पर, अगर नोटिफाइड नहीं है तो उस पर नहीं मिलेगी। यही ध्यान रखना है। तो ये हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा है कि सेक्शन 1023D के अंतर्गत स्थापित एक सहयोगी फंड के यूनिट में अगर उस तरह इस सेक्शन के अंतर्गत अर्थात 1023D के अंतर्गत कोई स्थापित, ये इनकम टैक्स का सेक्शन है लेकिन ये है 10, हम यहाँ 80 की बात कर रहे हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि उसके अंतर्गत अगर स्थापित कोई फंड हो, कोई सहयोगी फंड हो, कोऑपरेटिव फंड हो, तो उसके यूनिट में अगर कंट्रीब्यूशन आपने किया है, अगर करदाता ने उसका यूनिट खरीदा है तो वैसी स्थिति में जो है यह कटौती प्राप्त है। चौथा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन म्यूचुअल फंड के यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में भाग लेने के लिए अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के म्यूचुअल फंड का जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस हो तो उसमें अगर अंशदान किया गया है, उसमें दिया गया हो तो वह कटौती हो गया है। इसके बाद है कि डिफर्ड इन्वेटी को चालू रखने के लिए भुगतान अगर किया गया हो तो। फिर छठा है कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित तथा अधिसूचित पेंशन फंड में भुगतान की गई है। इसके बाद सातवां हो गया कि रिहायशी मकान खरीदने अथवा बनाने के संबंध में किए गए ऋण का गत वर्ष में वापसी भुगतान। अगर मान लीजिए कोई मकान आप खरीद रहे हो या बनवाने के लिए जो लिया गया ऋण है, अब उसका अगर आपने गत वर्ष में या आपने का मतलब हो गया करदाता, यहाँ हम लोग यह समझें कि अगर करदाता ने, एसएससी ने या जो टैक्स पेयर है उसने अगर कोई उसका ऋण को वापस किया है, अर्थात उसका जो किस्त है, किस्त का भुगतान किया हो, क्योंकि जब आप कहीं से लोन लेते हैं तो वैसी स्थिति में आपको एक किस्त बांध दी जाती है, सालाना या छमाही या तिमाही, जैसा आपके बीच जो है एग्रीमेंट हो उस संस्था से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से। तो अगर वह उस तरह की व्यवस्था हो और वह गत वर्ष में, ध्यान रहे गत वर्ष में अगर वापस किया गया है तो वैसी स्थिति में जो है उसका भुगतान जो है यह कटौती होगा। फिर आठवां है कि किसी सार्वजनिक कंपनी के द्वारा निर्गमित पात्र माने एलिजिबल शेयर कैपिटल के अंशों अथवा ऋण पत्रों या आधारभूत संरचना बॉन्ड्स में विनियोग की गई रकम यह भी कटौती योग्य है। इसके बाद नौवां है कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अनुसार किसी अनुसूचित बैंक में 5 वर्ष या अधिक की नियत अवधि के लिए जमा की गई राशि, यानी 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए जो जमा की गई राशि है उस पर यह डिडक्शन मिलेगा। उससे कम का है, अगर मान लीजिए 2 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए है, तो वैसी स्थिति में यह कटौती नहीं मिलेगी। यही सब ध्यान रखना है हम लोगों को कि जो इनकम टैक्स एक्ट में है उतना ही उसी पर हमें कटौती मिलेगी, हम जो चाहेंगे उस पर हमें नहीं कटौती मिलेगी। फिर 10वां हो गया कि पोस्ट ऑफिस के 5 वर्ष की सावधि खाते में जमा की गई।
अब इसमें कुछ चीजें हैं जो इंडिविजुअल में मिलती हैं, डिडक्शन मिलता है, वैसा ही डिडक्शन ज्वाइंट हिंदू फैमिली में भी प्राप्त होता है। कुछ है, कुछ अलग से व्यवस्थाएं हैं, तो इन सारी चीजों को हमें जानना है। इसके बाद 11 है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 में जमा रखा, यह इंडिविजुअल में भी मिलता था। तो यही सब, इसके अलावा अन्य बहुत से हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि जितना इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग जाने, बाकी तो अब सिर्फ किताब को क्या फायदा उतारने से, बाकी तो अन्य जो दिया हुआ है बहुत सी चीजें हैं जो हमें नहीं भी जानेंगे तो काम चलेगा, वैसे आप देख लेंगे उसको, लेकिन मैं इसमें जो मुख्य रूप से है उसे ही मैंने शामिल किया है। अब हम लोग बात करेंगे कि सेक्शन 80 के अंतर्गत प्राप्त कटौती का रद्द होना, कभी कभी कैंसिल भी कर दिया जाता है। तो किस स्थिति में कैंसिल किया जाएगा इसको अब हम लोग देखें कि अगर मान लीजिए कटौती जो है प्राप्त है लेकिन फिर भी इसको रद्द किया जा सकता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, तो अब उसको समझें। तो पहला है कि यदि करदाता 2 वर्ष का जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान करने के पूर्व ही बीमा प्रपत्र को पूर्व सूचना देकर समाप्त कर दे। मान लीजिए 2 वर्ष का भुगतान नहीं किया और जो है फिर उसको जो है वह समाप्त करता है, साथ रद्द कर देता है और जो है पॉलिसी को कैंसिल कर देता है, तो वैसी स्थिति में जो है और अथवा प्रीमियम का भुगतान नहीं होने के कारण 2 वर्ष से पहले ही पॉलिसी समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी कुछ शर्तें होती हैं कि भाई अगर इतना दिन के अंदर आप जो है भुगतान नहीं करेंगे, कम से कम उतना आपको भुगतान करना है, तभी आपकी पॉलिसी जो है आगे जारी रहेगी, अन्यथा वह पॉलिसी रद्द कर दी जाएगी। तो वही बताया जा रहा है कि 2 वर्ष के पूर्व में अगर वो समाप्त कर देता है या भुगतान नहीं होने के कारण 2 वर्ष से पहले ही पॉलिसी समाप्त हो जाती है, तो उस वर्ष के प्रीमियम को धारा 80C के अंतर्गत कटौती नहीं प्राप्त होगी और इस पॉलिसी पर पहले जितनी कटौती मिल चुकी है उतनी रकम को करदाता की गत वर्ष की कर योग्य आय में जोड़ दिया जाएगा। यानी जो कटौती मिली है वह कटौती जो है वह फिर से उसका इनकम मान लिया जाएगा, इसलिए उसके जो है कुल आय में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए आपने कटौती ले लिया, आपने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया, इसका मतलब कि आपने गलत किया, उधर कटौती भी ले लिया और प्रीमियम का भुगतान भी नहीं किया, या आपने अपना पैसा वापस ले लिया उसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको कटौती प्राप्त भी हो तो वह जो है वह उस कटौती को रद्द करके उसको कैंसिल करके और वह जो कटौती जो आपको प्राप्त जो दी गई होगी तो उसको जो है उस रकम को आपके ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ दिया जाएगा। यही ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोग अति चालाकी न करें। कुछ लोग इस तरह का चालाकी अपना टैक्स बचाने के लिए करते हैं कि मान लीजिए प्रीमियम पॉलिसी ले लिए और प्रीमियम का भुगतान कर दिए, एक प्रीमियम का भुगतान करके और उसके बाद नहीं किए और फिर जो है उसको उसका लाभ लेना चाहते हैं उस छूट का, तो वह हो गया। दूसरा है कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के अंतर्गत अंशदान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के अंतर्गत अंशदान, यदि अब यूनिट लिंक इंश्योरेंस क्या है तो यूनिट जो कहलाता है, तो यदि यूनिट स्कीम अथवा LIC के म्यूचुअल फंड के यूनिट स्कीम में दिए जाने वाले अंशदान को 5 वर्ष पूर्व बंद कर दिया जाता है तो अंशदान बंद करने वाले गत वर्ष में कटौती नहीं मिलेगी। मरसा जिस साल आपने बंद कर दिया तो उसके गत वर्ष के पिछले वर्ष में आपको कटौती इसकी प्राप्त नहीं होगी, यह कटौती आपके योग्य नहीं मानी जाएगी। तीसरा है कि यदि करदाता ने रिहायशी मकान बनवाने या क्रय के लिए ऋण की किस्त के संबंध में धारा 80C के अंतर्गत कटौती प्राप्त कर लिया हो और उस मकान को वह 5 वर्ष के अंदर ही किसी दूसरे को हस्तांतरित कर देता है, कटौती प्राप्त कर लिया और मकान भी बेच दिया या हस्तांतरित कर दिया किसी को, तो वह कटौती जो है
जो प्राप्त हुई है, जो मिली है, जो डिडक्शन आपको मिला है, वह रद्द कर दिया जाएगा और उसे भी आपके टोटल इनकम में, ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ दिया जाएगा। वो कटौती, दी हुई कटौती रद्द करके और उसे आपका इनकम बनाया जाएगा और आपके ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ दिया जाएगा। चौथा है कि यदि करदाता ने आधारभूत संरचना कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों को क्रय करके धारा 80C के अंतर्गत कटौती प्राप्त की है और वह उन्हें क्रय करने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर बेच देता है। अर्थात कह रहा है कि मान लीजिए आधारभूत संरचना कंपनी के अंश या ऋण पत्र को क्रय करते हैं, क्रय किए और क्रय करके आपने 80C के अंतर्गत कटौती प्राप्त कर लिया और 3 वर्ष के अंदर ही उसे आपने बेच दिया, तो ऐसी स्थिति में यह कटौती रद्द कर दी जाएगी या और उस गत वर्ष की आय मानी जाएगी जिस वर्ष यह कटौती रद्द हुई है। तो यह भी ध्यान देना है, बिल्कुल इनकम टैक्स में जो है इस तरह का प्रावधान किया गया है कि कोई अति चालाक न बने, बहुत चालाकी न करे, क्योंकि कुछ लोग टैक्स बचाने के पर्पज से जो है इस तरह की हरकतें करते हैं, तो उसे रोकने के लिए जो है इस सारे अधिनियम बनाए गए हैं और ये अधिनियम में और जो है कई सेक्शन दिए गए हैं, उसी में जो है यह कटौती का रद्द करने वाली बात। 5वां है, यदि करदाता डाकघर के 5 वर्षीय अवधि खाते में से या वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में से रकम जमा तिथि से 5 वर्ष समाप्त होने के पूर्व आहरित कर लेता है, तो आहरित रकम उस वर्ष की कर योग्य आएगी। तो कहता है कि मान लीजिए कि 5 वर्ष या उससे अधिक, तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा कि अगर पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष या उससे अधिक के लिए या वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत जो है आपने कोई राशि जमा की हो, तो उसका छूट मिला, आपको डिडक्शन मिला और उसके अंदर ही जो है आपने उसको विथड्रा कर लिया, तो वह तो वैसी स्थिति में तो छूट भी ले लिए और रकम भी प्राप्त कर लिए, तो दोनों नहीं होगा। इसलिए जब अगर रकम प्राप्त करते हैं तो जो भी कटौती की रकम है वह कटौती की रकम आपके ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ दिया जाएगा। गत वर्ष में मैंने उसका आपका आय माना जाएगा और जो है उसके असेसमेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में उस आपका आय मान करके असेसमेंट ईयर में जोड़ करके उसका टैक्स लिया जाए। तो यह तो हो गया जीवन बीमा पॉलिसी के लिए। अब हम बात करेंगे, दूसरा है हमारा कि डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन फंड और पेंशन फंड। यह है सेक्शन 80CCC अर्थात CCC के अंतर्गत जो है इसकी चर्चा है। इसमें पहला है ए कि कटौती के लिए पात्र करदाता। कौन कटौती योग्य है, किसे कटौती मिलेगी, तो वही पात्र करदाता की बात कर रहे हैं। तो यह कटौती केवल व्यक्तिगत करदाताओं जो निवासी, अनिवासी, भारतीय या विदेशी नागरिक को ही प्रदान की जाएगी। मतलब जो भी हो, चाहे वो निवासी हो, रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो या इंडियन हो या फॉरेनर भी हो, तो उसको मिलेगी। लेकिन इंडिविजुअल, यह ध्यान रखना है कि यह कटौती जो है सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी, तो वही इसका पात्र करदाता है, या वही इसका पात्र है कटौती को प्राप्त। पात्र मीन्स की कटौती को प्राप्त करने का अधिकारी है। बी, कटौती हो आवश्यक शर्त क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहली शर्त है कि व्यक्ति करदाता द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य बीमादाता की वार्षिकी योजना एन्युटी प्लान में अंशदान या निवेश किया जाना चाहिए। अर्थात जीवन निगम या जो है एन्युटी प्लान में जो है अंशदान अगर हुआ है
तो तभी कटौती प्राप्त होगी। फिर अंशदान की जो पहली शर्त हो गई कटौती प्राप्त करने के लिए। दूसरा, अंशदान की रकम का भुगतान करदाता की कर योग्य आय में से किया जाना चाहिए, अर्थात जो कर योग्य आय है उसी में से उसने भुगतान किया है। कहीं दूसरी जगह से अगर भुगतान किया है तो वह कटौती योग्य नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हमें सैलरी मिलता है, तो हम अगर सैलरी में से किए हैं तभी जो है हम ऐसे कहीं दूसरी जगह तो हमारे सैलरी में से उतनी राशि कटी हुई होनी चाहिए जितना कि हमने कंट्रीब्यूशन किया। जो अंशदान हमारा हो वह हमारी सैलरी से हो या अन्य किसी जिस आय से हमने किया तो उस आय में से ही वह जो है घटा होना चाहिए, तभी वो कटौती मिलेगी। तीसरा है कि यदि इस धारा के अंतर्गत कटौती स्वीकार हो जाती है तो धारा 80C के अंतर्गत कटौती नहीं होगी। अब ऐसा नहीं कि दोनों सेक्शन में आप लाभ ले लेंगे। अगर 80C में यह कटौती जो है आपने प्राप्त कर लिया हो तो वैसी स्थिति में जो है आपको यहाँ कटौती नहीं मिलेगी, और यदि नहीं लिया है 80C के अंतर्गत कटौती तो फिर आपको जो है इस सेक्शन के अंतर्गत कटौती प्राप्त हो। चौथा है कि करदाता ने ऐसा अंशदान निगम द्वारा धारा 10, 23AA(b) के अंतर्गत पेंशन योजना के लिए बनाए गए फंड में से पेंशन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया है। अर्थात उसका उद्देश्य है कि मान लीजिए भविष्य में उसकी अनिश्चितताओं से बचने के लिए कि हमें पेंशन मिले, अगर उस योजना में अगर और उसका उद्देश्य है कि हमें पेंशन मिले तो वैसी ही स्थिति में यह डिडक्शन प्राप्त होगा। हो गया। अब इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर जाएंगे कि डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम में कोई हो तो उसकी अब हम बात करेंगे। तो अब इसमें है कि कटौती के लिए पात्र करदाता, तो माने अर्थात किसे कटौती मिलेगी। तो पहला है कि केंद्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जिसकी नियुक्ति 1/1/2004 को या उसके पश्चात, अर्थात उसके पूर्व, अगर 1/1/2004 से पूर्व हुई है तो उनको यह कटौती नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको पेंशन मिलता है। हम ये जानें कि उनको पेंशन मिलता है तो उसके बाद वाला जो है उसके लिए यह स्कीम बनाई गई है, तो उसके बाद का हो। दूसरा, किसी अन्य नियोक्ता का कर्मचारी, या तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, दूसरा किसी अन्य नियोक्ता का कर्मचारी, अन्य कोई एम्प्लॉयर हो या कोई अन्य व्यक्ति अर्थात इंडिविजुअल। तो ये हो गए कि किसे कटौती मिलेगी, वह हो गया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कटौती की अधिकतम रकम कितनी है। तो कटौती की अधिकतम तो इसमें है कि पहला है कि कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए पेंशन खाते में जमा की गई रकम या अंशदान की रकम, माने जो भी पेंशन खाते में जमा की गई रकम हो या जो उसका अंशदान हो, अथवा वेतन के 10% रकम। यह जाना कि जितना उसने अंशदान किया, जितना उसका कंट्रीब्यूशन है, अर्थात जितना उसने जमा किया है, या वेतन का 10%, दोनों में से जो कम हो वही डिडक्शन मिले। तो यह क्लियर हो गया। तो दूसरा है कि केंद्रीय सरकार द्वारा जमा कराया गया अंशदान अथवा वेतन का 10%, दोनों में से जो। तीसरा है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस योजना में किया गया अंशदान अथवा सकल कुल आय का 20%, दोनों में जो कम है। यह सीमा बताई जा रही है आपको कि कटौती जो डिडक्शन मिलेगा उसको क्या लिमिटेशन क्या होगा। एक व्यक्ति द्वारा अटल पेंशन योजना में
भी रकम जमा कराई जा सकती है। इसे सेक्शन 80C सब सेक्शन बी के अंतर्गत कटौती मिलेगी। चौथा है कि इस कटौती की अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपये होगी। पांचवा कि नियोक्ता का अंशदान उक्त 2 में वर्णित कर्मचारी के वेतन के 10% से यदि अधिक है, अगर मान लीजिए उसके एम्प्लॉयर ने 10% से अधिक अगर किया हो अंशदान, तो उसे अधिकतम सीमा 1,50,000 में शामिल नहीं किया जाएगा और उसका दे दिया। अगर एम्प्लॉयर ने किया हो 10% से अधिक, तो वह जो है वह मान्य है। उसके बाद छठा है कि एक व्यक्ति करदाता द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत किसी धनराशि के लिए किए गए अंशदान हेतु अधिकतम 50,000 रुपये तक दी गई रकम की अतिरिक्त कटौती दी जाएगी। अर्थात 1,50,000 को अधिकतम सीमा से यह अतिरिक्त कटौती होगी। माने जो 1,50,000 की कटौती है, अगर उसके अतिरिक्त जो है, अगर राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत कोई जो है अंशदान किया गया हो, तो वैसी स्थिति में 50,000 तक की कटौती और मिलेगी। इस 1,50,000 के अतिरिक्त यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CD सब सेक्शन 1B में का वर्णन किया गया है। अब सी की बात करेंगे तो पेंशन खाते में करदाता द्वारा जमा की गई रकम जिसकी कटौती सेक्शन 80C के अंतर्गत मिली है, उस रकम पर धारा 80C के अंतर्गत कटौती नहीं प्राप्त होगी या प्रदान की जाएगी। अब इसको समझेंगे। पेंशन खाते में करदाता द्वारा जो जमा की गई रकम है, जिसकी कटौती सेक्शन ऊपर में जो हम लोग वर्णन किए कि सेक्शन CCD के अंतर्गत अगर कटौती उसको प्राप्त की गई है, तो उस पर यह ध्यान देना है कि इसको अब 80C के अंतर्गत कटौती नहीं देना है, उसमें नहीं प्रदान की जाएगी। अर्थात कहीं आप एक ही जगह इस डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप दोनों जगह इसका लाभ ले लें। इसलिए यह प्रोविजन किया गया है कि कोई भी करदाता जो है चालाकी न करे कि दोनों जगह इसका लाभ लेने का प्रयास न करे। तो यह हो गया। इसके बाद चौथा है कि लिस्टेड इक्विटी शेयर अथवा लिस्टेड यूनिट में विनियोग करने के संबंध में कटौती। अगर मान लीजिए कोई लिस्टेड शेयर हो, इक्विटी शेयर हो या लिस्टेड यूनिट में अगर कोई विनियोग किया गया है, उस संबंध में क्या कटौती मिलेगी। तो भारत में अगर कोई निवासी है जो इंडिविजुअल है, माने निवास माने रेजिडेंट जो भारत का है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो भारत में जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स है उसको लिस्टेड इक्विटी शेयर या लिस्टेड यूनिट में विनियोग की गई राशि, क्योंकि गत वर्ष में जो विनियोग किया है उसने राशि को, उस राशि का 50% अथवा 25,000 रुपया दोनों में जो कम हो वह कटौती मिले। अर्थात जो है लिस्टेड इक्विटी शेयर, और हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं शेयर के बारे में कि एक लिस्टेड होता है, एक अनलिस्टेड होता है शेयर। तो जो लिस्टेड हो, यहाँ ध्यान रखना है कि अनलिस्टेड में नहीं, जो लिस्टेड शेयर हो उसमें या लिंक्ड यूनिट या लिस्टेड यूनिट में अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कब? तो गत वर्ष में। यह भी ध्यान रखना है कि गत वर्ष में यदि उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वैसी राशि का 50% अथवा 25,000 रुपया दोनों में जो कम हो वह कटौती के रूप में प्राप्त होगी। लेकिन इसमें शर्त है, बशर्ते कि करदाता की कुल आय 12 लाख से अधिक नहीं तथा
अंशों को प्राप्ति की तिथि से 3 वर्ष तक अपने पास रखेगा। अब यहाँ ध्यान दिया जाए, ध्यान देने जो बात है कि अब उसके बाद जो है वह एक तो है कि उसकी आय 12 लाख से अधिक न हो, अर्थात 12 लाख उसकी आय हो या उससे कम हो तो यह छूट मिलेगी। और दूसरे कि अंशों को प्राप्ति की तिथि से 3 वर्ष तक अपने पास रखें, अर्थात 3 वर्ष पूर्व में उसे बिक्री नहीं करेगा, तभी ऐसी ही स्थिति में इस लिस्टेड इक्विटी शेयर अथवा लिस्टेड यूनिट में जो विनियोग करेगा उसको कटौती प्राप्त होगी। और यदि वह 3 वर्ष के अंदर में इसकी बिक्री कर देता है तो उसे यह कटौती नहीं मिलेगी। तो छात्रों, आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम लोग प्रथम जो हम लोगों का क्लास था इंडिविजुअल्स के लिए था, आज हम लोगों ने जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली को प्राप्त कटौतियों के बारे में आज हमने चर्चा किया। इसी तरह से हम लोग अब आगे की क्लास में कुछ अन्य चर्चाएं इसी चैप्टर से आगे हम चर्चा करेंगे कि अब बाकी अभी बहुत, चूंकि यह अब सवाल है कि कटौती की बात है तो डिडक्शन तो बहुत तरह के डिडक्शन हैं, तो वो डिडक्शन किस प्रकार दिए जाएंगे तो यह एक दिन में संभव नहीं है कि सारे डिडक्शन की चर्चा हम लोग कर दें। तो इसलिए हमने इसको पार्ट में किया है। इसका पार्ट 1 हम लोग पिछले क्लास में खत्म कर चुके हैं, पार्ट 2 आज हम लोग खत्म कर रहे हैं। अब आगे हम लोग फिर भारतीय जीवन बीमा निगम के पेंशन फंड में अंशदान के संबंध में या बाकी अन्य जो हमारे होंगे स्वास्थ्य बीमा के संबंध में उसकी चर्चा हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और तब तक के लिए मैं पुनः आपसे एक बार कह देता हूँ कि मान लीजिए इसे आप पढ़ेंगे, मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर को आप ध्यान से सुनेंगे और इसके बावजूद भी अगर किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करें, ताकि मैं अपनी तरफ से सब संभव प्रयास करूंगा कि आपके कंफ्यूजन को दूर किया जा सके, आपकी शंकाओं का समाधान किया जा सके। इसी के साथ आज इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। चैप्टर नहीं समाप्त है, यह ध्यान देना है कि अभी चैप्टर आगे जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा पार्ट में। और जो है एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसके बाद अब उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हम अकाउंट्स के विद्यार्थी हैं, हमारा यह इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है, तो हमें अकाउंट्स के विद्यार्थी के रूप में हमसे अपेक्षा की जाती है, खास करके परीक्षाओं में या ऐसे प्रैक्टिकल जो हमारा अनुभव है उसमें भी यही होता है कि आप के सामने ठीक है आप सारे नियम कानून सब कुछ जानते हो, लेकिन यदि आपके सामने वह आ जाए परिस्थिति तो आप किस तरह उसका समाधान करेंगे। तो वही हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है कि जो भी न्यूमेरिकल अगर इस तरह के आए तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे अधिक थ्योरेटिकल पार्ट का ही हम लोग तीसरा लेक्चर शुरू करेंगे। तब तक के लिए से मैं इस शुभकामना के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ कि आप इसे पढ़ें और पढ़ करके और जो भी किसी तरह की परेशानी हो उसे हमें अवश्य सूचित करें। और करने का माध्यम कमेंट्स है, कमेंट के माध्यम से आप जरूर सूचित करें ताकि मैं आपकी शंकाओं का समाधान कर सकूं। और आज इतना ही, धन्यवाद।